So, hello, dear students. How are you all doing? I hope the preparations are on the top of everything else in life now for your board examinations. And Guru Gore classes has been launched only to help you with the concept for better understanding and scoring higher. Right? So please do not forget to subscribe and share. और इससे पहले के सारे topics अपने एक बार देख लीजिए. Watch them out, make your notes, and that would be your best preparation, right? Let us start with the most important topic of life, that is photosynthesis. Most important process of the whole life, like, right? So that is photosynthesis, correct? Why I am saying it as the तीसरी बार बोल रही हूँ ये बात, most important or most significant life process. Because आपके थॉट में ये आ रहा होगा कि इतना भी क्या सिग्निफिकेंस है, बिकॉज इट इज जस्ट गिविंग फूड टू द प्लांट्स, राइट? तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट? एंड देन वी विल टॉक अबाउट व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. सो फोटोसिंथेसिस, इट इज इंपॉर्टेंट. It is the process, I'm so sorry, of synthesis of food. कॉपी कर लीजिए इसको और बोलते जाइए मेरे साथ जब आप वीडियो वॉच कर रहे हैं, ताकि आपको साथ के साथ लर्न भी हो जाए, राइट? फूड in the form of glucose and then converting into starch, right? Using, that means what are the raw materials? Carbon dioxide and water, in the presence of, who will be the witnesses, who will be the catalyst, will say, है ना, जिनके बिना ये प्रोसेस होगा ही नहीं. Yes, in the presence of chlorophyll and sunlight. ठीक है, right? Sunlight, or you can say light energy. हम जनरली सनलाइट ही लिखते हैं क्योंकि वो वही अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी है, राइट? इन वेर ग्रीन प्लांट्स, करेक्ट? ठीक है. अब इसमें से आप बोलोगे कि इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स व्हिच वी शुड नॉट फॉरगेट. तो प्लीज ध्यान रखिए कि फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन बहुत प्रिसाइज है और इसमें से हम कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं. देखिए, सिंथेसिस ऑफ फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो अगर आप फूड को ग्लूकोज और स्टार्च नाम नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कौन सा फूड आता है. रॉ मटेरियल बताना बहुत ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. और फैक्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट हैं वो भी तो बताना ज़रूरी है, राइट? और कहाँ पे होता है, लोकेशन ज़रूरी है. सो दैट मीन्स दिस होल डेफिनेशन विच आई हैव टोल्ड यू इज़ वेरी प्रिसाइज एंड हैज़ टू बी लर्नड दिस वे ओनली, करेक्ट? अब आगे चलते हैं. अब हम आते हैं व्हाई आई वाज टेलिंग दैट photosynthesis is the most significant process, right? तो सबसे पहले तो ये समझिए क्या होता है फोटोसिंथेसिस से. प्लांट्स को फूड मिलता है, राइट? प्लांट्स गेट देयर फूड. नाउ प्लांट से किसको फूड मिलता है? द हर्बीवोर्स गेट देयर फूड, एंड द हर्बीवोर्स आर द food of carnivores, and the carnivores and then omnivores and so on and so forth, right? और माइक्रोबैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एवरीवेयर. तो आप सोचो, अगर प्लांट्स को फूड नहीं मिलेगा, दे वोंट ग्रो. दैट मीन्स हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी, एंड दैट मीन्स कार्निवोर्स विल ऑल्सो रिड्यूस. दैट मीन्स द होल लाइफ साइकिल गेट्स लाइफ, होल इकोसिस्टम गेट्स डिस्टर्ब्ड, राइट? तो ये इसलिए बहुत ज़रूरी है. So food for all, you can just name it as the heading, food for all, करेक्ट है जी? ठीक है. अब नंबर 2 पे अगर हम आए, नंबर 2 है हमारा ऑक्सीजन टू ब्रीथ, राइट? इफ यू हैव, यू रिमेंबर, हमने जब भी हमने फोटोसिंथेसिस की बात करी है इन योर लोअर क्लासेस ऑल्सो, what is happening is it is carbon dioxide and water in presence of sunlight and chlorophyll. ऐसी इक्वेशन लिखते हैं ना, अभी मैं बहुत जनरल लिख रही हूँ, आई एम नॉट बैलेंसिंग इट आउट, राइट? इट गिव्स कार्ब glucose C6H12O6
प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, राइट। तो ये ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबको ब्रीद इन करने के लिए respiration process में to breathe in oxygen is required, and then oxygen when it gets into the systems then it helps in all other physiological functionalities of the living body of living organisms, right? ठीक है जी। अब if we talk of कि what is like what are the things, definition से पता चल रहा है हमें things required for photosynthesis, right? For photosynthesis are सबसे पहला let's say light energy, right? Light energy we directly get from the sun, ठीक। मतलब we मतलब plants get directly from the sun, लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो सनलाइट है ये प्लांट्स अब्सॉर्ब या प्रोसेस कैसे करते हैं, व्हाट हैपेंस, व्हाट इज देयर, ठीक है। तो फिर दूसरी कंडीशन आती है कि अलोंग विद लाइट एनर्जी प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाट इज क्लोरोफिल? Chlorophyll is a green pigment, right? It is a green pigment and contained in chloroplast. Important. Chloroplast located in mesophyll cells of leaves, guard cells of stomata, and green stems. यहाँ पे सबसे कम, यहाँ पे सबसे ज्यादा, ठीक है जी, राइट। सो जब अब ये सो व्हाट डज दिस क्लोरोफिल एक्चुअली, नो लेट अस टॉक ऑफ फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो क्लोरोफिल कहाँ एग्जिस्ट करता है? इन द क्लोरोप्लास्ट। नाउ व्हाट इज दिस क्लोरोप्लास्ट? सो इफ यू सी क्लोरोप्लास्ट is a what do we say, is a cell organelle. We have talked about it in the very first chapter, right? It is a cell organelle. Let us understand it with the help of this diagram, ठीक है। अब देखो जी यहाँ पे, ठीक है, what is this? A cell. This is basically the structure of a chloroplast. So we can say here, check, chloroplast is a double membranous structure, ये दिख रहे हैं आपको, ठीक है। double membranous structure, oval in shape, very clearly being seen, oval in shape, correct. Then its interior, it is inside, if you see it inside, it is closely packed with flat sac like structures called as thylakoids, right? Flat sac like structures called as thylakoids. Thylakoids का पूरा जो पाइल होता है, ये जो पूरा ग्रुप बन गया, that can be called as grana. So you can very easily also call that chloroplast has two parts, stroma and grana. Grana is formed of thylakoids, which are flattened sacs, and these thylakoid consist of the green pigment chlorophyll, right? And stroma is the ground fluid, जैसे हर सेल में होता है cytoplasm, right? So that's the ground fluid. Then and the connecting bars, like the bars which connect the thylakoids or the grana, are called as frets, ठीक है। So this is the structure of a chloroplast, ठीक। जल्दी से इस पे हाईलाइट करके एक बार सोच देख लेते हैं। डबल मेम्ब्रेन्ड, ठीक है, ओवल इन शेप, has two parts, grana and stroma. Grana is composed of thylakoids and thylakoids consist of chlorophyll. ये important part है आपको जानने के लिए, ठीक है। Now this chlorophyll is made up of very important elements of carbon,
hydrogen, nitrogen, oxygen and magnesium. ठीक है, so this is the component or this is the composition of chlorophyll. ठीक. If you talk in detail, chlorophyll, 9 types of chlorophyll have been discovered, but we have to majorly look into 2 types. We should know these 2 types, and they are called as chlorophyll A, right, and chlorophyll B. ठीक है जी. Right, so this chlorophyll absorbs the sunlight. ठीक, और वो कैसे absorb करती है? This chlorophyll, लाइट में कितने वो होते हैं, 7 कलर्स होते हैं ना, 7 कलर्स और 7 वेवलेंथ्स ऑफ लाइट होती है लाइट, राइट. ठीक है, तो जो क्लोरोफिल होती है वो इन 7 कलर्स में से ब्लू कलर को बहुत आसानी से इजीली अब्सॉर्ब कर पाती है. ब्लू इज अब्सॉर्ब वेरी वेरी इजीली, मतलब वी कैन से इट इज दिस ब्लू कलर इज द मोस्ट effective light for photosynthesis, right. However, even red light works well, right. तो इसका मतलब क्लोरोफिल कौन से बैंड के या कौन से वेवलेंथ की लाइट्स को लेती है? ब्लू वेवलेंथ वाली और रेड वेवलेंथ वाली. ठीक है. हाउएवर, ग्रीन लाइट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड बैक. ग्रीन लाइट, तो ग्रीन लाइट को आप अगर प्लांट्स पे डालोगे ये सोच के कि भाई इससे मैक्सिमम क्लोरोफिल हो जाए, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो जाएगा या अब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा, तो नहीं होगा, बिकॉज ग्रीन लाइट इज रिफ्लेक्टेड अवे. ओके, राइट. तो ये ध्यान रखने का है. देयर कैन बी द क्वेश्चन विच वेवलेंथ ऑफ लाइट इज मोस्ट सुटेबल फॉर photosynthesis, so you should know that it is blue. And which wavelength of light is not suitable, which light is not suitable, it is green light. Because why? Because it is reflected back, right. ठीक है, ये भी सुनिए. नाउ इंटेंस लाइट, बहुत ज्यादा टेंडेंसी अगर लाइट की है, देन द क्लोरोफिल विल बी डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो आपने देखा होगा धूप बहुत जब तेज होती है तो फोटोसिंथेसिस रुक जाती है और प्लांट्स थोड़े से ड्राई, सूखे, बेजान टाइप्स लगते हैं. व्हाई? बिकॉज क्लोरोफिल इज नॉट देयर, सो फोटोसिंथेसिस हैज नॉट हैपेंड, सो फूड हैज नॉट बीन made, right. However, if there is no light, ऐसा भी हो सकता है ना, कि लाइट है ही नहीं, बिल्कुल ही अंधेरा है, ठीक है, then definitely what happens, then also there is no formation of chlorophyll, no chlorophyll formation. And the situation is same. मतलब अगर आपने क्लोरोफिल वाले प्लांट को एकदम घर के अंदर रख दिया और कहीं से भी उसको लाइट नहीं आ रही है, डार्क कॉर्नर में रख दिया है, so there will be no chlorophyll formation, and no chlorophyll means no photosynthesis. Understood? So this is the importance of chlorophyll. How is chlorophyll taken, or how is it using the light energy, right? Next important thing is carbon dioxide. ठीक, एंड वाटर. तो वाटर तो हमको बहुत क्लियरली पता है कि वाटर enters the upper parts of the body, of the plant body, through xylem tissues, yes, from रूट्स, करेक्ट है ना, क्योंकि रूट से उसको या ग्राउंड में से और सॉइल में से दे अब्सॉर्ब एंड देन दे सेंड इट upwards to the upper parts of the plants and or to the leaves also, right. ये हमने ट्रांसपिरेशन में भी पढ़ा था कि वहां से जब वाटर आता है then all the cells become turgid and extra water is thrown out as transpiration. But here water is also used for photosynthesis. Now question ये कि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आती है अंदर, कहाँ से आती है, राइट. तो कार्बन डाइऑक्साइड इन द लीव्स comes across how, through the process of opening and closing of stomata.
आई होप यू रिमेम्बर दैट कि हमने ये बहुत क्लियरली डिस्कशन किया था एक वीडियो में कि देयर इज अ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. वी आल्सो डिस्कस्ड दैट yes, so this is the stomata, सराउंडिंग सेल्स, क्लोरोप्लास्ट, राइट. सराउंडिंग सेल्स हैं, ये देखिए, ये स्टोमेटा के गार्ड सेल्स हैं, करेक्ट. और गार्ड सेल्स किडनी शेप्ड होते हैं, ये हमको पता है, राइट. और टर्जिड सेल्स जो होते हैं वो बल्ज आउट हो जाते हैं, बाहर की तरफ चले जाते हैं. एंड देन द स्टोमेटा इज ओपन. नाउ दिस स्टोमेटा व्हेन इट ओपन्स, this stoma when it opens, the extra water from for transpiration moves out. However, carbon dioxide moves in, which is required for photosynthesis, correct. So it just depends on the opening and closing of stomata. We also talked about कि opening and closing of stomata कैसे होता है, what is the process. So there are two theories given for this. I told you these theories. We will take a quick recap of this. One, I told you that it is sugar concentration theory, and the second I told it as potassium ion concentration theory, right? This is an older version which is easier, which is better, which is like everybody knows it clearly. This is a newer version by the new scientists, modern day scientists, and this is also very much adapted and accepted. ठीक है, तो शुगर कॉन्सेंट्रेशन में अब आपको याद है हमने हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक सेल्स की बात की थी, ठीक है. सो शुगर कॉन्सेंट्रेशन का थियरी है कि ग्लूकोज, ध्यान से सुन लीजिएगा, ग्लूकोज produced during photosynthesis, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे ग्लूकोज प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर विल इंक्रीज. किसका ऑस्मोटिक प्रेशर, सेल्स का, राइट. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल इंक्रीजेस, राइट. दिस विल अलाउ एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस मतलब सेल के अंदर जाने के लिए अलाउ करेगा, right. कहाँ पे, स्पेशली वी टॉकिंग ऑफ गार्ड सेल्स, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, right. Guard cells. Now because endosmosis is happening, the guard cells become turgid, bulge out, and stoma is open, ठीक है. And अगर, and then when it is all like done, then the reverse thing happens, correct, right. Exosmosis happens, and then osmotic pressure decreases, and the guard cells bulge in, like they shrink, and then the stoma or is closed. So that is sugar concentration theory, right. However, there is more acceptable theory which is called as potassium ion concentration theory, ठीक है. इसमें क्या होता है कि हम इसमें टाइम से देखते हैं, ठीक है. नाउ ड्यूरिंग द डे टाइम, when photosynthesis is happening, especially we're talking of photosynthesis in guard cells happens, right. It will create the working energy, that is ATP. I hope you know that it means adenosine triphosphate, right. और इस एनर्जी की वजह से क्या होता है, the potassium ions of adjacent cells, आसपास के cells के potassium ions get into guard cells, ठीक है. तो ये कैसा वाला ट्रांसपोर्टेशन है, इफ यू रिमेंबर, दिस इज कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक. अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पोटेशियम आयन गार्ड सेल्स में चले गए, ठीक. इसका मतलब वहां पे गार्ड सेल्स की सिचुएशन कैसी हो जाएगी, पोटेशियम आयन इंक्रीज हो जाएंगे तो गार्ड सेल्स कैसे बन जाएंगे. सो दीज गार्ड सेल्स convert into or now have the hypertonicity, hypertonic हो जाएंगे. That means they will require more water, right. So now more water enters guard cells, right, from adjacent cells. तो पहले पोटेशियम आयन आ गए, फिर पानी आ गया, राइट, वाटर आ गया इसमें फ्रॉम adjacent cells. नाउ वाटर अगर आ गया तो what is this process called as endosmosis, hypertonic था ना, तो endosmosis होगा, ठीक है. and then
Guard cells become turgid, bulge out, right, and open. Correct? And carbon dioxide can seep in. ठीक? However, नाइट में यह जब सनलाइट बहुत कम है, at night the reversal happens. Potassium ions move out. Turgidity of the guard cell reduces. Cells become flaccid. Guard cells become flaccid, and that is how stoma closes. तो इसका मतलब अब कोई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस नहीं होगा. ठीक है जी. So I hope this is very clear. As an introduction to photosynthesis, we will be talking about the whole process of photosynthesis in detail in a short while from now. Till then, इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए. कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ जो नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज पुट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन हेल्प यू विद द solution. Right? Revise properly. Like, share, and subscribe Guru Gauri classes. Thank you.